अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि लैंड ऑफ फायर। यहाँ एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो 5 वक्त अजान की आवाज सुनकर खिल उठता है। यहाँ खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। लाल शाहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गांव मरवंद में पैदा हुए थे। इसका 95% रकबा एशिया में और 5% यूरोप में है। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतालिक वो बातें जिनसे लोग ना आशना है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये नाम फारसी और टर्किश जुबान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और बानी कहते हैं जान को और बाईजान कहते हैं हिफाजत करने वाला, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। इसकी सबसे बड़ी वजह है इकमेंडस ने 550 कब्ल मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की थी और उसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग के पुजारी मजहब के मानने वालों की तरवीज होती गई, जिसकी झलक आज भी जा बजा नजर आती है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़े जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क आज़रबाईजान है। इसके मशरक में बहीरा कज़वीन, शुमाल में रूस, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया और तुर्की और जुनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीनिया वाक़ है। आज़रबाईजान के 7 अजला पर 1994 में आर्मी ने कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसके आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत आज़री जुबान के साथ साथ रूसी और फारसी जुबान भी समझते हैं। वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। उनका कहना है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम उन्होंने नूह भी रखा हुआ है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाको है, जो आज हद से ज्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंचलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज तामीर और सफाई की वजह से बाको दुनिया के सयाहों के लिए कशिश का बाइस बन रहा है और इसे आज़रबाईजान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने का एजाज भी हासिल है। यहाँ लड़कियां आमतौर पर यूरोपी लिबास ज़ेब तन करती हैं। ख़ातीन में पर्दे का बिल्कुल रिवाज नहीं। आप इनके टीवी चैनल देखें तो लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुल्क का चैनल है। याद रहे, यहाँ 1000 से ज़ायद एड्स के मरीज भी पाए जाते हैं। आज़रबाईजान में खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? ये दुनिया का वो मुल्क है जहां 1847 में पहली मर्तबा खाम तेल निकाला गया। यहाँ खाम तेल को नेप्तालिन कहते हैं। मौसम बहार और मौसम खजा में यहाँ के तमाम होटल सयाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खाम तेल गुस्ल का मजा जरूर लें। उनका कहना यह है कि ये 70 से ज्यादा बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह ये 12वीं सदी का एक किस्सा सुनाते हैं। एक कारवां का ऊंट बीमार हो गया। वो उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पास ही वाफिर मिकदार में तेल मौजूद था। वो उसमें गिर गया। कुछ हफ्ते बाद जब वो कारवां लौटा तो उसी ऊंट को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। तब से लोगों ने खाम तेल को आबे शिफा समझकर उससे नहाना शुरू कर दिया है। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पियन के किनारे वाक़े है। होटल की इमारत आग के शोलों की मानद दिखाई देती है। ये बाको की जदीद तरीन इमारत तस्वुर की जाती है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार जश्न नौरोज है, जो मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल का आगाज का दिन है। और साल के आगाज पर तमाम फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और अपने साल भर की दास्तान सुनाते हैं। नए साल के आगाज की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं ताकि जो सख्तियां हो वो धुल जाएं। पहले दिन 7 मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं।
जश्न के तमाम दिनों में दरवाजा लॉक नहीं किया जाता कि उस घर वालों के लिए दरवाजे खुले हैं और जश्न के पहले दिन और रात को लाइटें और आग जलाकर रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो इसे बदशगुनी माना जाता है और आग के गिर्द हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगाते हैं। उनका मानना है कि यह उनकी आने वाली सख्तियों को जला देगी और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल जलाकर टेबल पर शीशे के सामने रखा जाता है। शीशा उनके लिए खुशियों की अलामत है और आग उनकी खुशियों की हिफाजत करती है, ये उनका मानना है। उस दिन बच्चे अपनी कैप दरवाजे के सामने रखकर बाहर का दरवाजा खटखटाकर छुप जाते हैं और घर वाले उसमें कुछ न कुछ रख देते हैं। 2020 के अंदाजे के मुताबिक इसकी कुल आबादी 1,13,09,177 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये पूरी दुनिया में 90 नंबर पर शुमार होता है। मुल्की आबादी में 91% आजरी, 2% लेस्गेन, 1% रशियन, 1.3% आर्मीनियन, 1.3% तालिश और 2.4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या वजह है कि लोग अभी आज़रबाईजान सैर के लिए क्यों जाने लगे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी फीस का कम होना है, यानी सिर्फ $24, और आप इंटरनेट के जरिए ई वीजा भी हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में बाई रोड भी जा सकते हैं, जो इंतहाई सस्ता पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं, बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एविएशन हुक्काम पासपोर्ट देखकर तयन करते हैं कि उनसे कितने डॉलर मांगे जाएं। इस रिश्वतखोरी की वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान जाते हैं, फिर वहीं से यूरोप निकलने की कोशिश करते हैं। आज़री हुक्काम जानते हैं कि ये लोग क्यों आ रहे हैं और अगर हमारे अपने मामला दुरुस्त हो तो ऐसी मुश्किल का सामना करना ही ना पड़े। अब आज़रबाईजान के किसी भी बाशिंदे को मिले तो उसकी गुफ्तो शुनीद से आपको मुस्लिम होने का तासुर नहीं मिलेगा। शहर के फुटपाथ पर चलते हुए या जेरे जमीन मेट्रो ट्रेन के स्टेशनों पर जाते हुए आपको जगह जगह शराब के ठेले नजर आएंगे। यहाँ शराब पानी के भाव बिकती है और सरे बाजार खुले आसमान तले रक्सो सुरूद का इंतजाम होता है और शराब खानों में नौजवान लड़कियों का नाचना एक मुकम्मल इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। कुछ ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन भी नजर आते हैं जो माओ और बहनों का जेवर बेचकर या कोई जमीन के टुकड़े और माल मवेशी बेचकर इसलिए आज़रबाईजान आए थे कि रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, मगर उन्हें भी वहाँ कई हसीनाओं के जुल्फ का असीर देखा। खातीन दुकान चलाती हैं और कारोबार करती हैं। खाना पीना और तर्ज जिंदगी 100% रूसियों वाला है। इस मुल्क का निजाम हुकूमत नीम सदारती है और आइन के मुताबिक ये इस्लामी ममलिकत नहीं बल्कि सेकुलर मुल्क है और मुल्क का मौजूदा सदर अलहम्द अली यब है। इस मुल्क में 80% आबादी शिया मजहब के मानने वालों की है, 15% सुन्नी मुसलमान और 1% हिस्सा दीगर मजाहिब के मानने वालों का है। आज़रबाईजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है और यहाँ की सबसे मकबूल चीज कहवा है जो जैम, केक या आइसक्रीम के साथ नौश की जाती है। इसका फ्लैग 3 रंगों की हॉरिजेंटल पट्टियों से मिलकर बना है, टॉप ब्लू, सेंटर रेड और दरमियान में हिलाल और 8 कोनों वाला सितारा है। नीला रंग यूरोप का हिस्सा और सुर्ख रंग और सितारे तुर्क नस्ल और सब्ज इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करते हैं। मुल्क के माशी हालात काफी बेहतर दिखाई देते हैं और लोग भी खुशहाल नजर आते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग अजीबो गरीब तवहम परस्ती का शिकार हैं। इनका मानना है कि रात के किसी वक्त किसी को पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए। कैंची के साथ ब्लेड रख दिया तो अब आप मरने के लिए तैयार रहिए और अगर आपका सामना किसी खाली बाल्टी वाले शख्स के साथ हुआ तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 13.4% के करीब है और यहाँ एक दिलचस्प मकाम कारपेट म्यूजियम भी है, क्योंकि इसकी शक्ल एक लिपटे हुए कालीन की तरह है। इस म्यूजियम के सामने एक छोटा सा नहर का जाल सा बिछा हुआ है जिसको लिटिल वेनिस कहते हैं। यहाँ पानी के अंदर राहदारी और पानी के ऊपर पुल बनाकर इसको यूरोप के शहर वेनिस की शक्ल दी गई है। ये सारा इलाका बहरे कज़वीन के साथ साथ है। यहाँ कई रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें भी हैं।
دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی ہے۔ لوگ کثرت سے یہاں کھانا کھانے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کو کمرے کرایہ پر دینے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے طور پر کھانا بھی آفر کرتے ہیں۔ آذربائیجان دنیا میں کپاس اور ریشم کی وجہ سے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر اس سرزمین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ تاریخی طور پر قفقازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کو کہا جاتا ہے یہاں 5 صدیاں قبل مسیح آگ کے پجاریوں نے حکومت بنائی۔ 4 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد کے بعد یہاں دیگر ملحقہ علاقوں میں ایک مملکت قائم ہوئی۔ عرب اموی خلیفوں نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سالاریوں کے قبضے میں گیا تھا۔ 11ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ترک قبیلوں نے یہاں پر قبضہ جمایا۔ اس کے بعد امیر تیمور آیا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ 2 مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ شیروان شاہوں کے پاس آیا جنہوں نے 861 سے 1539 تک حکومت کی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ 15ویں صدی عیسوی سے قبل آذربائیجان سنی اکثریتی ملک تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار ہاتھ میں لیا۔ اس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا۔ اللہ کی پناہ زندہ وہی بچے جنہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا اور 1918 میں اس خطے پر روس نے قبضہ کر لیا۔ 70 سال تک سوویت یونین کی غلامی میں رہنے کے بعد 1991 میں روس کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد آذربائیجان کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ 30 اگست کو اپنا آزادی کا دن مناتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 63 سال ہے۔ ان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل، گیس اور زراعت پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو 86,600 کلومیٹر پر محیط اس ملک کا شمار دنیا میں 114 نمبر پر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بلند مقام بازار دوزو ہے جو 4,466 میٹر بلند ہے۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ ملک میں آفیشل اور نان آفیشل 30 ایئرپورٹ ہیں، 2 ایئر لائن اور 35 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں جن پر سالانہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں، اور ملک میں 3000 کلومیٹر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ باقی بندرگاہ ہے جس کے ذریعے آئل کی ترسیل کی جاتی ہے۔ باقی میٹرو یا منی ٹیکسی کے ذریعے آپ ملک کے طول و عرض میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کرایہ پہلے طے کرنا ہوگا۔ آذربائیجان کا موسم کم سے کم -30 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ دیہاتی آذری ابھی تک قبل از اسلام کے توہم پرستانہ عقیدوں کو مانتے ہیں۔ ان میں آگ، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے۔ ملکی معیشت کا حجم $172 بلین ہے اور فی کس آمدنی $17,500 سالانہ ہے۔ یہ دنیا کے 100 ممالک کی آمدنی سے کم بنتی ہے۔ شہر میں زیر زمین ریل کا نظام پہلے سے موجود ہے اور اسے مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کی کرنسی کا نام منت ہے جو پاکستانی 96 روپے کے برابر ہے اور اس کی کرنسی سائز، کلر اور فونٹ یورو کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں ینار داغ ایک ایسی آگ کی دیوار ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے جل رہی ہے، جس کا ذکر مارکو پولو نے بھی کیا تھا۔ آذربائیجان $9 ارب کی سالانہ امپورٹ کرتا ہے۔ ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور ملک کی 80% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ملک میں گاڑیاں سڑک کے دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ وہیل لیفٹ ہینڈر ہوتے ہیں، اور ملکی ڈائلنگ کوڈ +996 ہے، اور ملکی رقبے میں 30 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ جزائر بھی شامل ہیں۔